नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले रविवार यूपीपी का दूसरा टेस्ट कराया गया जिसमें 2100 रुपये की इनामी धनराशि की घोषणा की गई है। तो आइए देखते हैं हिंदी और सामान्य अध्ययन का सलूशन, जिससे आप सभी अपना प्रश्न मिला सकें कि कौन कौन उस इनामी धनराशि के निकट है। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न था कि भारत का निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। आपके विकल्प थे पारादीप, कोलकाता, विशाखापट्टनम या मोरमुगाओ। तो इसमें आपका विकल्प डी सही था, मोरमुगाओ। दूसरा क्वेश्चन था टीबिया और फिबुला हड्डी मानव शरीर में किस हिस्से में पाई जाती है। हाथ में, पैर में, पसलियों में या मस्तिष्क में। तो दूसरे का ऑप्शन बी सही था, पैर में, यानी टीबिया और फिबुला हड्डी मानव शरीर में पैरों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन था पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 में भारत किस स्थान पर समाप्ति के साथ रहा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चौथी, यानी 2021 में भारत चौथे स्थान पर समाप्ति के साथ रहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी स्थित है। चौथे का विकल्प ए सही है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राजकीय ललित कला अकादमी अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न था भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। तो पांचवें का विकल्प ए सही है, सिक्किम से। देखिए, सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। अगला प्रश्न था कि राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को नामांकित करता है। तो इसमें हमारा विकल्प डी सही था, 1/6वां हिस्सा। राज्यपाल राज्य विधान परिषद में 1/6वां सदस्यों को नामांकित करता है। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश कराता है। अगला प्रश्न है 7वां कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो 7वें का विकल्प डी सही था, काबुल। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। अगला प्रश्न था कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा वर्ष 2021 के खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है। तो 8वें का विकल्प डी सही था, विक्टर एक्सलेन को। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। 9वें का विकल्प बी सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को चीनी के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न था कि भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो 10वें का विकल्प सी सही है, अरावली। भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली है। अगला प्रश्न था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में देश के सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है। यह एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक प्रस्तावित है। तो 11वें का विकल्प बी सही है, लखनऊ से गाजीपुर। 3,40,824 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे लखनऊ से होते हुए बाराबंकी, अमेठी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। अगला प्रश्न है हीमोसाइटोमीटर द्वारा निम्न में से क्या मापा जाता है। तो 12वें का विकल्प बी सही है, रक्त कणिकाएं। देखिए, हीमोसाइटोमीटर द्वारा मुख्यतः लाल रक्त कणिकाओं को मापा जाता है। अगला 13वां प्रश्न था निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। हमारे विकल्प थे वटेश्वर, कन्नौज, गोवर्धन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 13वें का विकल्प सी सही है, गोवर्धन। गोवर्धन जो कि मथुरा में है, मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन गोवर्धन में किया जाता है। अगला प्रश्न है जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो 14वें का विकल्प बी सही है, 14वें का विकल्प बी सही है, चंबल, यानी जवाहर सागर बांध चंबल पर स्थित है। अगला प्रश्न था 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न था कि राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो 15वें का विकल्प बी सही है, 3:2, यानी राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगला प्रश्न था कि चेनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। 16वां प्रश्न था कि चेनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो चेनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा है, यानी इसका विकल्प डी सही था, बारालाचा दर्रा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं? तो 17वें का विकल्प सी सही है, यानी बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ये प्रश्न पिछली बार पीसीएस परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न था और ये सबको ही पता रहा होगा कि मोहनदास करमचंद गांधी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो 19वें का विकल्प ए सही है, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न था 20वां कि अदामा बैरो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यभार संभाला है? तो 20वें का विकल्प डी सही है, गाम्बिया। यानी अदामा बैरो ने गाम्बिया देश के राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न था कि कथक लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो 21वां का ये सबको पता होगा, ये बहुत इजी सा प्रश्न था, सी उत्तर प्रदेश से संबंधित है कथक लोक नृत्य। अगला प्रश्न था कि अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो 22वें का विकल्प सी सही है, वीर सावरकर। वीर सावरकर अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले राष्ट्रीय नेता थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान मिला है? तो 23वें का विकल्प बी सही है, मोरारजी देसाई। यानी मोरारजी देसाई को भारत रत्न और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान निशाने पाकिस्तान मिला है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो 24वें का विकल्प बी सही था, थ्रोम्बिन। यानी थ्रोम्बिन एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। यानी 24वें का विकल्प भी सही था। अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो बहुत आसान क्वेश्चन था कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के स्थित अशोक स्तंभ, यानी विकल्प सी इसमें सही है। अगला प्रश्न, टेस्ला यूनिट संबंधित है 26वां। तो 26वें का विकल्प किससे संबंधित है टेस्ला यूनिट? 26वें का विकल्प ए सही है, चुंबकीय क्षेत्र से टेस्ला यूनिट संबंधित है। 27वां प्रश्न था कि वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो एक गेम का नाम है और इसमें हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, यानी विकल्प ए इसमें सही था। अगला प्रश्न था कि शब्द आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए हैं? तो 28वें का विकल्प ए सही है, 44वां संविधान संशोधन। क्योंकि आप सभी जानते हैं 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी और उसके बाद 76 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको हटा के उसको निरस्त करने के लिए एक तरह से 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें तमाम बातें जोड़ी गई थी और एक बात ये भी जोड़ी गई थी कि अब आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, यानी जब तक विद्रोह नहीं होगा तब तक इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न था कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 29वें का विकल्प डी सही है, आगरा। यानी केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है। केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक उच्चतर शैक्षणिक एवं शोध संस्थान है। इसका मुख्यालय आगरा में है। अगला प्रश्न था 30वां कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ये प्रश्न तो न जाने कितनी बार वीरेंद्र सर आप लोग को बताए होंगे कि धन विधेयक की परिभाषा 110 आर्टिकल 110 यानी अनुच्छेद 110 में दी गई है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 33वें का विकल्प ए सही है, यानी नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो 32वां प्रश्न बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि सी राजगोपालाचार्य भी दिए हुए हैं, लॉर्ड माउंटबेटन भी दिए हुए हैं। ए और सी तो बिल्कुल नहीं होगा, ये सभी को गैस है। सी राजगोपालाचार्य हम लोग तब लिखेंगे जब भारतीय पूछेगा, और चूंकि सिर्फ पूछ रहा है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इसमें हमारा विकल्प बी यानी 32वें का बी सही था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मुगल सराय रेलवे जंक्शन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो इसमें हमारा 33वें का विकल्प बी सही है, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है।
अगला प्रश्न है विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 34वें का विकल्प सी सही है, 9 अक्टूबर, यानी विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 35वां प्रश्न था शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो 35वें का विकल्प डी सही है, बाबा फरीद, यानी शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। अगला प्रश्न था 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था? तो 36वें का विकल्प सी सही है, सिंगापुर में। 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया गया था। अगला प्रश्न है गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सबको पता होगा कि इसका विकल्प सी सही है, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक पब्लिक सर्विस एथिक्स अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत किसके द्वारा लिखी गई है? तो 38वें का विकल्प बी सही है, प्रभात कुमार, यानी 38वें का विकल्प बी सही है, प्रभात कुमार। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब 38 तक जीएस के क्वेश्चन थे, अब सामान्य हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी वाला मिला लीजिए किसने क्या विकल्प लगाया है, जिससे सबको पता रहे कि हाँ इनाम मुझे मिलना है कि मुझे मिलना है। तो देखिए 39 से 40 तक के क्वेश्चन में दिया गया था कि संधि का प्रकार का चयन करना था और 4 विकल्प दिए हुए थे। 39 नंबर क्वेश्चन था कि तन्मय में कौन सी संधि है? तो 39वें में का विकल्प ए सही था, तन्मय में व्यंजन संधि है। 40वां क्वेश्चन इत्यादि में कौन सी संधि है? तो 40वां में इत्यादि में अयादि संधि है। अगला प्रश्न निम्न में से द्विगु समास को चुनना था। तो 41वें का विकल्प ए सही है, त्रिलोक, त्रिलोक में द्विगु समास है। अगला प्रश्न देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? इसका आपको विकल्प दिया हुआ था कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। तो 42वें का देशभक्ति, 42वें का डी सही है, देशभक्ति, यानी संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। अगला प्रश्न था प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची चुनना था। 4 विकल्प दिए गए थे और आपको पर्यायवाची चुनना था 43 और 44 में। तो 43वें में स्वर्ग का पर्यायवाची बताना था। 43वें का विकल्प सी सही है, देवलोक, स्वर्ग का पर्यायवाची देवलोक होता है। नाक तो बिल्कुल नहीं होगा, ब्रह्मांड भी नहीं कहा जा सकता है, किसको पता ब्रह्मांड में स्वर्ग है कि नर्क है, और देव भी नहीं होगा, यानी देवलोक एकदम सही शब्द है। कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? 44वें का सी, कुबेर, कुबेर यानी धन के देवता होते हैं, और धनाधिप, इससे पता चलता है कि 44वें का कुबेर का धन पर्यायवाची धनाधिप होगा। 45 से 46 में देना था, समानार्थी शब्द बताना था। रंग का समानार्थी क्या होता है? तो 45वें का विकल्प सी सही है, प्रजा। राजा और रंक सुने होंगे, एक पिक्चर भी थी राजा और रंक, मुहावरा भी सुने होंगे राजा और रंक, तो रंक माने प्रजा। अगला प्रश्न अनायास का समानार्थी क्या होगा? 46वां। तो अनायास का समानार्थी सहसा होता है, तो इसका विकल्प सी सही है, 46वें का विकल्प सी सही है, सहसा अनायास का समानार्थक सहसा होता है। 47 और 48 प्रश्न में विलोम आपको बताना था कि सामंजस्य का विलोम क्या होगा? तो 47 का विकल्प ए सही है, सामंजस्य का विलोम वैमनस्य। अगला था 48वां कि ओजस्वी का विलोम क्या होगा? 48वें में ओजस्वी का विलोम बताना था। तो 48 में क्वेश्चन मतलब ऑप्शन डी सही है, निस्तेज, ओजस्वी का विकल्प डी, मतलब निस्तेज ओजस्वी का विलोम है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित शब्दों में से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना था, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो 49 प्रश्न था देवताओं का उपवन, यानी इसको क्या कहा जाता है? तो 49वें का ए सही है, नंदन कानन, यानी देवताओं के उपवन को क्या बोलते हैं? नंदन कानन, 49 का ए सही है। अगला प्रश्न उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला जो व्यक्ति उचित या अनुचित का ज्ञान रखता है उसको क्या बोलते हैं? 50वें का बी, विवेकी, जिसको पता हो कि कब उचित है कब अनुचित हो उस व्यक्ति को विवेकी बोलते हैं। 51 से 54 में देखना था कि बेमेल शब्द कौन से हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 एक प्रकार से थे, चौथा अलग था, अब बताना था अलग कौन है। तो 51 का विकल्प
लेखक, संवाददाता, पाठक या प्रकाशक। तो 51 का विकल्प बी सही है, पाठक। देखिए, अगर कोई चीज़ छपती है तो लेखक लिखता है, संवाददाता उसको कलेक्ट करता है, प्रकाशक छापता है, लेकिन पाठक सिर्फ पढ़ता है। तो पाठक एकदम अलग की कैटेगरी होगी, इसलिए पाठक अलग शब्द है, बाकी तीनों एक जैसे हैं। 52 में था जायका, दृश्य, एहसास या दर्द। तो 52 का विकल्प बी सही है, दृश्य। देखिए, जायका, एहसास, दर्द ये सब अंदर से फील करने वाली चीज़ें हैं, और दृश्य सामने से, यानी आप जिसे इंद्रियों से जो गोचर हो सकता है, तो दृश्य इस प्रकार से अलग था। 53वां था छात्र, शिक्षालय, गुरु, इमारत। तो 53 में भी आप सभी लगा लिए होंगे, डी सही है, इमारत। क्योंकि शिक्षालय में शिक्षा दी जाती है, गुरु शिक्षा देता है, छात्र शिक्षा लेता है, इमारत एकदम से अलग शब्द था, तो ये तो बड़ा इजी था। फिर 54वां साफ, स्पष्ट, स्वच्छ और पवित्र। तो 54 का विकल्प बी सही है, स्पष्ट अलग शब्द था, क्योंकि साफ, स्वच्छ, पवित्र ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, स्पष्ट माने क्लियर होता है, तो ये एकदम से अलग शब्द था। 55 से 61 में अनुच्छेद दिया था, अनुच्छेद में से कुछ शब्द निकाल दिए गए थे, ये शब्द हर रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में शामिल थे। तो आइए इसका प्रश्न देखते हैं। 55 में जिसने विकल्प बी लगाया होगा, अनिवार्यता, उसका सही है। 56 का सी सही है, अनुपात। 57 का बी सही है, 57 का बी सही है, अनुमान। 57 में जिसने विकल्प बी लगाया है उसका सही माना जाएगा, अनुमान। आइए देखते हैं अगला 58 नंबर प्रश्न में जिसने 58 का डी लगाया होगा, दूषित, उसका बिल्कुल सही है। 59 नंबर क्वेश्चन का बी, जिसने 59 में बी लगाया है, निकास, उसका बिल्कुल सही है। 60 में जिसने ए लगाया होगा, अप्रयुक्त, उसका बिल्कुल सही है। 61 नंबर क्वेश्चन में जिसने बी लगाया होगा, 61 का बी सही है, आकस्मिक, तो जिसने बी लगाया उसका बिल्कुल सही है। 62 से 65 तक मुहावरा था, मुहावरे का सही अर्थ का विकल्प चुनना था। तो 62वें में था तीर मारना। तीर मारने का 4 विकल्प दिया गया था, युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना या धन कमाना। तो 62 का विकल्प सी सही है, तीर मारना। जब कोई आप बहुत बड़ा काम करते हैं तो बोला जाता है कि तीर मार लिए हैं, तो इस हिसाब से 62 का सी सही है। तोते की तरह आंखें फेरना, 63 का ए सही है, पुराने संबंध को एकदम से भुला देना, इसलिए 63 का ए सही है। अगला प्रश्न, दिल पक जाना। दिल पक जाने का क्या मतलब था? 64 का सी, यानी अत्यंत पीड़ित हो जाना। 64 में जिसने सी लगाया उसका बिल्कुल सही है। 65, दिन को दिन और रात को रात न समझना, इस मुहावरे का क्या मतलब था? तो 65 का विकल्प डी सही था कि कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न करना, ये बिल्कुल सही था। तो 65 का विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, लोकोक्तियां दी हुई थी, उसमें भी आपको सही अर्थ चुनना था। तो 66 का था अपनी करनी पार उतरनी। तो 66 का विकल्प ए सही है, कर्म का फल अवश्य मिलता है, जो आपने कर्म किया उसका फल अवश्य मिलेगा, यह मुहावरे का मतलब था लोकोक्ति का। तो 66 में इसने नहीं लगाया, उसका बिल्कुल सही है। अंधा पावे आंखें तो पतियाए, 67 का विकल्प जिसने 67 में बी लगाया है, अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। तो 67 का इसने बी लगाया है, उसका बिल्कुल सही है। 68 से 69 में बताना था, अलंकार चयन करना था। चरण कमल बंदो हरिराई। तो 68 का विकल्प सी सही है, सी, रूपक, यानी हरि के चरण को एकदम कमल कह दिया गया है, ये रूपक अलंकार है। उपमा और रूपक काफ़ी कंफ्यूजिंग है, कुछ लोग उपमा इसको लगा दिए होंगे, लेकिन इसमें है रूपक अलंकार, यानी 68 का सी सही है। यानी हरि अर्थात विष्णु के चरणों को कमल के समान कोमल माना गया है। अगला प्रश्न है, तापस बाला सी गंगा कूल। 69 का विकल्प डी सही है,
उपमा। देखिए इसमें भी दिया गया है 69 का डी। इसमें उपमा अलंकार में किसी प्रस्तुत वस्तु की किसी अप्रस्तुत वस्तु के गुण या रूप की तुलना की जाती है। इसमें गंगा की तुलना तापस बाला से की गई है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, नवल सुंदर श्याम शरीर। तो 70 का ए, जिसने ए लगाया है उसका बिल्कुल सही है, 70 का विकल्प ए सही है। यहाँ शरीर का वर्णन अनेक रूपों में किया गया है। यथा नवल सुंदर एवं श्याम रूपों में उल्लेख अलंकार में एक ही वस्तु का विषय भेद के कारण अनेक रूपों में वर्णन किया जाता है, यानी 70 का इसने ए लगाया, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। तो 71 का जिसने ए लगाया है उसका बिल्कुल सही है, मैथिली। देखिए विद्यापति मिथिला के रहने वाले थे, इन्होंने मैथिली भाषा में रचनाएं लिखी हैं। इनका पदावली नामक काव्य भी मैथिली भाषा में है, तो जिसने लगाया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 72, इनमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं हैं। तो 72 में जिसने डी लगाया है वो बिल्कुल सही है कि अमीर खुसरो भक्ति काल के कवि नहीं हैं। नाभादास, रसखान एवं नंददास भक्तिकालीन सगुण कवि हैं। अमीर खुसरो आदिकाल के लौकिक कवि हैं। इनकी पहलियाँ, मुकरियाँ, खालिक बारी एवं दो सुखने प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, यानी डी बिल्कुल सही है। 73, कृष्णा भक्त काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं। 73 का ए सही है, सूरदास। कृष्ण भक्त काव्य के प्रमुख कवि सूरदास हैं। कबीरदास तो निर्गुण के हैं, तुलसीदास राम भक्त हैं, सूरदास कृष्ण भक्त काव्य के हैं। 74 क्वेश्चन, प्रेम सागर किसकी रचना थी। तो 74 का जिसने सी लगाया है, प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, बिल्कुल सही है, जिसने सी लगाया है एकदम सही है उसका। और 75वां प्रश्न था कि चित्रलेखा किसकी रचना है। तो 75 का जिसने बी लगाया है उसका बिल्कुल सही है, भगवती चरण शर्मा चित्रलेखा की रचयिता हैं। तो ये हिंदी और जीएस का सॉल्यूशन था, और मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन अगले वीडियो में दिया जाएगा। आप अपना अपना उत्तर मिला लें कि किसके कितने प्रश्न सही हैं। थैंक यू सो मच।